एससी तैयारी फर्स्ट या तैयारी सेकंड में जो जीव विज्ञान से प्रश्न बने थे उनको देखते हैं। भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान से जो प्रश्न बने थे वो इसके पहले अपलोड कर दिए गए हैं, आप लोग जाके चैनल पर देख लीजिए। अब यह जीव विज्ञान से जो प्रश्न बने हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं, क्योंकि इसकी व्याख्या से बीपीएससी तैयारी थर्ड में प्रश्न बन सकते हैं। चलिए, इसका प्रश्न है mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा। ऑप्शन ए है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड है, mRNA का विस्तारित रूप है। मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड है जो जीनोम में एकल प्रोटीन कोडिंग जीन की एक प्रति है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। अगला प्रश्न है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार क्या है? तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट एक प्रकार की स्वायत्त कोशिकाएं हैं जो हमारे शरीर के संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं। ये हमारे शरीर में स्वायत्त रक्त कोशिकाओं की कुल संख्या का लगभग 20 से 40% होती हैं, जो हमारे परिसंचरण तंत्र तथा केंद्रीय लिम्फोसाइट अंगों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइटा में बीजाणु मात्र कोशिका होती है? तो इसका ऑप्शन होगा बी, द्विगुणित होती है। ब्रायोफाइटा में बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित है और बीजाणु अगुणित है। ब्रायोफाइटा पौधे का एक समूह है जिसमें संवहनिक वाहिकाएं नहीं होती हैं। ये वे पौधे हैं जो छायादार और नम स्थानों क्षेत्रों में उगते हैं और आकार में छोटे होते हैं। ब्रायोफाइटा को 3 भागों में विभाजित किया गया है, हेपेटिकोप्सिडा, लिवरवर्ट, एंथोसेरोटोप्सिडा, हॉर्नवर्ट्स और ब्रायोप्सिडा मॉसिस हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है। ग्लूकोज कोशिका के लिए ऊर्जा का सबसे सूक्ष्म स्रोत है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। यह जल में घुलनशील होता है। इसका स्वाद जो है मीठा होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम कोबालामिन है। विटामिन एक प्रकार के महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक हैं जो उपापचय कार्य एवं उनसे संबंधित कमी से होने वाली बीमारियों को रोकते हैं। विटामिन कुल 13 प्रकार के होते हैं जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। जल में घुलनशील जो है BC है, वसा में घुलनशील ADEK है। कुछ विटामिन एवं उनके रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन B1 का थायमीन है। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन है। B6 का है पायरिडॉक्सिन है। B12 का है साइनोकोबालामीन है। विटामिन C का है एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन D का है एग्रोकैल्सीफेराल या कैल्सीफेराल। विटामिन E का है टोकोफेराल से। विटामिन K का है फाइलोक्विनोन है। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी तथा विकास से जो बने थे DNA डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका ऑप्शन है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। 25 अप्रैल 1953 में DNA की डबल हेलिक्स संरचना की खोज का श्रेय जीव विज्ञानी जेम्स वाटसन तथा भौतिक विज्ञानी फ्रांसिस क्रिक को दिया जाता है। इन्होंने मानव जीन युक्त अणुओं का निर्धारण किया था। इन्हें बाद में अपने शोध के लिए मैरिस विल्किंस के साथ नोबेल पुरस्कार जीता था। इन्होंने बाद में अपने शोध के लिए मैरिस विल्किंस के साथ नोबेल पुरस्कार जीता था। किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह है जीन मानचित्रण। ऑप्शन सी होगा, जीन मानचित्रण है। किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया जीन मानचित्रण कहलाती है। इस विधि की सहायता से लक्षणों के लिए उत्तरदायी जीनों को ढूंढा जाता है जिससे उन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग के कार्यों में प्रयुक्त किया जा सके। अगला प्रश्न है, माता पिता से संतानती में लक्षणों के लिए पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन बी होगा, आनुवंशिकता। माता पिता से उनके संतान में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को हेरिडिटी या आनुवंशिकता कहते हैं। वो लक्षण जो जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। इसमें संबंधित विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवंशिकता के बारे में पहली जानकारी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी। इन्हें आनुवंशिकता का पिता कहते हैं। ये सभी जो क्वेश्चन हैं वे PSC फर्स्ट या सेकंड में आए हुए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, दुनिया के पहले पादप परागण को
जिन्हें टिलियोडेम्बिडस कहा जाता है के टिलियोडेम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए हैं? ये बीपीएससी प्री 2023 का प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन सी होगा, रूस में है। दुनिया के पहले पादप परागण को जिन्हें टिलियाडेम्बिडस कहा जाता है, ये टिलियाडेम्बी जीवाश्म रूस में खोजे गए थे। टिलियाडेम्बिडस ईयरविंग जैसे कीड़े हैं। रूस में पाए गए नमूनों लगभग 280 मिलियन वर्ष पुराने होने का अनुमान लगाया गया था, जो पहले से ज्ञात पराग आच्छादित कीड़ों से लगभग 120 मिलियन वर्ष पहले का है। अब है पादप अकारिकी से आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक प्रक्रिया है? तो इसका ऑप्शन होगा विसरण है। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना विसरण कहलाता है। पत्तियों में यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण के दौरान संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन और ग्लूकोज अणुओं को बनने के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिक्रिया करते हैं। लीची का खाद्य भाग क्या है? तो लीची का खाद्य भाग है एरिल है। लीची एक फल है जिसका वैज्ञानिक नाम है लीचिनिएसिस है। इसके खाने वाले भाग का नाम एरिल है। इसे रज्जु से विकसित किया जाता है। इसे बीज डंठल के रूप में जाना जाता है। कुछ प्रमुख फल और उसके खाने वाले भाग निम्न है। आम का मध्य फल भित्ति है। नारियल का भ्रूण पोष है। सेब का मसल पुष्पासन है। पौधों में प्रदीप्तिकालिता की खोज करने वाले कौन से? तो इसका ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन ए राइट है, गार्डनर और एलार्ड है। पौधों में प्रतिदीप्तिकालिता की खोज गार्डनर और एलार्ड ने सन 1920 में की थी। कुछ पौधे के फूल खिलने के लिए निश्चित मात्रा में प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसे ही पौधे की प्रदीप्तिकालिता कहते हैं। यह पौधे पर नहीं बल्कि जानवरों पर भी लागू होता है। प्रदीप्तिकालिता के आधार पर पौधों को 3 वर्गों में बांटा गया है, जो निम्न है। लंबे दिन वाले पौधे जिन पौधों के प्रकाश की अधिक आवश्यकता होती है, पौधे अधिक लंबे दिन वाले पौधे होते हैं, जैसे मूली है, पालक है, चुकंदर आदि है। छोटे दिन वाले पौधे जिन पौधे के प्रकाश की कम आवश्यकता होती है, छोटे दिन वाले पौधे कहते हैं। सूरजमुखी है, चावल है, सोयाबीन है, तंबाकू आदि है। दिन तटस्थ पौधे वो पौधे जिनमें दिन की लंबाई की परवाह किए बिना फूल आते हैं, वो तटस्थ पौधे कहलाते हैं। जैसे गुलाब है, टमाटर है, ककड़ी आदि हैं। हिमालयन यू नामक औषधि पौधा है। भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए राइट है। हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश प्रांतों में पाया जाता है। इसकी छाल, कांटा, टहनियों और जड़ों में टेक्सोल नामक एक रासायनिक यौगिक निकाला जाता है। इसका प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं, तो ऑप्शन बी राइट होगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आगत एवं निर्गत तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती हैं। आगत और निर्गत तंत्रिकाओं के बीच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शन रीढ़ की हड्डी के एक बंडल में मिलते हैं। रीढ़ की हड्डी में किसी भी प्रकार की चोट लगने से तंत्रिकाओं के आने वाले संकेत के साथ साथ रिसेप्टर्स तक आने वाले संकेत भी बाधित हो जाते हैं। मानव का तंत्रिका तंत्र 2 भागों में विभाजित होता है, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु सम्मिलित है, जहां सूचनाओं का संसाधन एवं नियंत्रण होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में 2 प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं, संवेदी और प्रेरक होती हैं। संवेदी तंत्रिकाएं उद्दीपकों को ऊतकों या अंगों से, केंद्रीय तंत्रिका तथा प्रेरक तंत्रिकाएं नियामक उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित परिधीय ऊतक या अंगों तक पहुंचाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जीभ के स्वाद नहीं है? तो इसका ऑप्शन जो राइट है, ऑप्शन सी राइट है। 4 और 7 है, मसालेदार और तीखा, ये जीभ के स्वाद नहीं है। जीभ एक मसल पेशी अंग है जो पीछे की ओर मुंह गुहिका के आधार तल से जुड़ी होती है। जीभ के स्वाद मुख्यतः 5 होते हैं। एक मीठा होता है, कड़वा होता है, खट्टा होता है, नमकीन होता है, उमामी होता है। मसालेदार तथा तीखा जीभ के स्वाद नहीं है।
अगला प्रश्न है, स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायाफ्राम होता है। तो डायाफ्राम जो होता है इसका ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। स्तनधारियों में डायाफ्राम फेफड़ों के नीचे स्थित श्वसन की एक प्रमुख मांसपेशी है। श्वसन क्रिया में सांस लेना और सांस छोड़ना शामिल है। सांस लेने के दौरान गुम्मद के आकार का डायाफ्राम चपटा या संकुचित हो जाता है और बाहरी इंटरकोस्टल मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जो पसलियों के पिंजरों को ऊपर की ओर खींचती हैं, जिसे वक्षीय आयतन में वृद्धि होती है और फुफ्फुसीय दबाव कम हो जाता है और बाहर से हवा फेफड़ों में चली जाती है। और वहीं सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान अंतरकोस्टल मांसपेशियां पसलियों के पिंजरे को अंदर और नीचे की ओर धकेलती हुई शिथिल हो जाती हैं, जिससे वक्ष का आयतन कम हो जाता है और फुफ्फुसी दबाव बढ़ जाता है और हवा फेफड़ों में बाहर निकलने को मजबूर हो जाती है। अतः स्पष्ट कि श्वसन क्रिया के दौरान डायाफ्राम एक से अधिक आकार का होता है। मस्तिष्क में कौन से भाग रक्तचाप का नियंत्रित करते हैं? तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी होगा, राइट, जो बीपीएससी ने माना है। पोन्स, मेडुला और सेरिब्रम है, तो इसका ऑप्शन सी है। रीढ़ की हड्डी खोपड़ी और मुख्य रूप से खोपड़ी का हाइपोथैलेमस भाग शरीर के रक्तचाप को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के डाइएन्सेफेलान भाग में स्थित होता है। शरीर के तापमान और हृदय गति को भी नियंत्रित करता है। लेकिन इसका जो ऑप्शन माना है बीपीएससी, पोन्स, मेडुला और सेरिब्रम है, सी राइट होगा। अगला प्रश्न, पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? पीयूष ग्रंथि का जो कार्य है पुरुष में यौन अंगों को विकसित करना है, सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना है। तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। व्याख्या देखते हैं। पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक मटर के आकार की अंतःस्थापित ग्रंथि है। शरीर में कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन पैदा करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। नेत्रदान में दाता की आंख की किस हिस्से को प्रत्रोपित किया जाता है? तो कार्निया होगा, ऑप्शन बी होगा, राइट। अगला प्रश्न है, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो अंडाशय द्वारा इसमें ऑप्शन डी होगा, डिंब का निर्माण, प्रोजेस्टेन का स्त्राव, एस्ट्रोजन का स्त्राव। अंडाशय महिलाओं में ग्रंथियों की एक जोड़ी होती है जो महिला लक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंडाशय के प्रमुख कार्य हैं डिंब का निर्माण करना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का नामक हार्मोन बनाना, फर्टिलाइजेशन के लिए अंडों का निर्माण करना शामिल है। अंडाशय महिलाओं में मासिक धर्मचक्र या प्रजनन क्षमता और गर्भावस्था में भी शामिल होते हैं। अंडाशय 3 मुख्य भाग होते हैं, सरफेस या कोर्टेक्स और मेडुला है। अगला प्रश्न है, वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? वेक्टर या टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो इसका ऑप्शन जो है सी राइट होगा। वायरस को किसी भिन्न वायरस में संशोधित संस्करण में रखकर वेक्टर टीके या प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर, व्याख्या है, वेक्टर टीके को प्रतिरोध शक्ति प्रदान करने के लिए वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखा जाता है, जिससे वे शरीर में बीमारियों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण कर सके। एक वायरल वेक्टर वैक्सीन शरीर को जानकारी देने के लिए एक अलग वायरस के हानि रहित संस्करण का उपयोग करता है, जिसे वेक्टर कहा जाता है, जो बीमारियों में रक्षा करने में मदद करता है। वैक्सीन शरीर को स्पाइक प्रोटीन की प्रतियां बनाना सिखाती है। अगला प्रश्न है, कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती हैं? तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, जीवित क्षीण SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को जीवित क्षीण SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के उत्तेजित करते हैं। कोविड-19 टीके हमारे शरीर को कोविड वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में मदद करते हैं। टीकाकरण के बाद शरीर में मेमोरी या टी लिम्फोसाइट्स के साथ साथ बी लिम्फोसाइट्स की आपूर्ति भी बची रहती है, जो याद रखे रहेगी कि भविष्य में उस वायरस से कैसे लड़ना है। टीकाकरण के बाद शरीर की टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स का उत्पादन करने में आमतौर पर कुछ सप्ताह लगते हैं। सभी प्रकार के कोविड-19 टीके हमारे शरीर में उस वायरस को पहचानने और उससे बचाने में मदद करने के लिए प्रेरित करते हैं,
जो कोविड-19 का कारण बनता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? तो इसका ऑप्शन जो राइट है, ऑप्शन इसका सी राइट होगा। केवल 3 और 4 है। डिस्पॉनिया सांस की तकलीफी है। एनोस्मिया जो है गंध की आंशिक या पूर्ण हानि है। एनोस्मिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि है। डिस्पोनिया सांस की तकलीफ है। अब देखते हैं, एनोरेक्सिया खाने का प्रकार है ये। एनोरेक्सिया खाने का प्रकार है एक। इंसोम्निया है नींद संबंधी विकार है। डिस्पोनिया है सांस की तकलीफ है। एनोस्मिया है गंध की आंशिक या पूर्ण हानि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेनियासिस एक आंत का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम या टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिक के कारण होता है। दूसरा है, जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस सिस्ट को न्यूरोसिस्टस कोर्सिस कहा जाता है। तो इनमें से कौन से कथन जो हैं सही हैं? तो इसका ऑप्शन सी होगा, एक और दोनों हैं। एक और दोनों हैं। व्याख्या है, टेनियासिस मुख्यतः आंतों का एक संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम या टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिक के कारण होता है। ये मानव शरीर की छोटी आंत में रहते हैं जो अंडे देकर प्रजनन करते हैं। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टोकोसिस एनसीसी कहा जाता है। न्यूरोसिस्टकोसिस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक परजीवी संक्रमण है। यह पोर्क टेपवर्म या टेनिया सोलियम के कारण होता है। अधपका भोजन, विशेष रूप से सूअर का मांस या टेपवर्म अंडे या दूषित पानी के कारण मनुष्य इस रोग से संक्रमित हो जाता है। अगला प्रश्न, इटाई रोग किसके कारण होता है? तो इटाई जो रोग है कैडमियम के कारण होता है। इटाई रोग जो है कैडमियम के कारण होता है। इटाई रोग कैडमियम के संपर्क में आने के कारण होता है जो औद्योगिकरण से संबंधित मानव गतिविधियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है। इटाई रोग को अस्थि के गंभीर दर्द के साथ ऑस्टियोमलेशिया की विशेषता द्वारा पहचाना जाता है। कैडमियम एक जहरीली धातु है जो वक्र पर और साथ ही श्वसन तंत्र पर विषाक्त प्रभाव डालती है। विविध हैं। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाई का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो इसका भी है, ऑप्शन बी है आणविक लक्ष्य। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण आणविक लक्ष्य आधार पर सबसे अधिक उपयोगी होता है। जब कोई औषधि रासायनिक रूप में सक्रिय होती है तो वह शरीर के अंदर अणुओं को लक्षित करते हुए एक जैविक प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हुए इनमें से अधिकतर जैविक प्रतिक्रिया तंत्रिका तंत्र को बाधित करती है। चलिए, हमारे जो जीव विज्ञान से जो पीपीएससी तैयारी फर्स्ट या सेकंड बने थे उनको कंप्लीट किए हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू सभी को।